चलिए आज के रीजनिंग क्लास में पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब नीचे जो संख्या दी गई है 8, 8, 16, 48 और प्रश्नवाचक संख्या। तो 8 से 8 किस प्रकार आया, फिर 8 से 16 किस प्रकार आया और 16 से 48 किस प्रकार आया, उसी प्रकार 48 से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 से 8 लाने के लिए क्या किया गया है कि 8 को गुना या मल्टीप्लाई किया गया है 1 से। फिर अगली संख्या 16 लाने के लिए इस 8 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। फिर अगली संख्या 48 लाने के लिए 16 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। तो उसी तरीके से हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें ये प्रश्नवाचक के स्थान वाली संख्या मिल जाएगी। और 48 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 192 प्राप्त होगा। और ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 192, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है सही वेन आरेख का चयन करें। मतलब जो वेन आरेख है यहाँ पर दिया गया है वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये खिड़की, कमरा और मकान का आपस में संबंध देखना होगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले एक जो है वेन आरेख किसी का भी बना लीजिए। जैसे खिड़की है तो खिड़की का मान लीजिए ये खिड़की है, उसके बाद मकान आता है तो खिड़की जो है मकान के अंदर आता है, तो इसके चारों तरफ कमरा बन जाएगा। फिर अगला मकान है तो मकान के अंदर ही खिड़की और कमरा दोनों आते हैं, तो मतलब मकान इसके बाहर बन जाएगा। तो ऐसा वेन आरेख बनेगा। तो देखिए ऐसा वेन आरेख कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा वेन आरेख का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी कूट भाषा में एजेंडा को ZHVOWB लिखा है, तो उसी लिमिट को उसी का कूट क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजेंडा को क्या लिखा है। तो ZHVOWB लिखा है। तो देखिए यहां से ए से जेड आया, मतलब इसका विपरीत कर दिया गया, सीधा उल्टा कर दिया गया। और फिर जी से यहां पर एच आया, इसमें +1 कर दिया गया है। फिर ई है तो ई के जगह पे भी आया, मतलब यहां पर फिर से उल्टा कर दिया गया। फिर यहां पर एन है तो एन के बाद ओ आया, मतलब यहां पर फिर +1 किया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लॉजिक है, एक लेटर विपरीत हो रहा है, दूसरे लेटर में 1+ हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर लिमिट देखें तो लिमिट में क्या होगा, तो लिमिट का जो पहला लेटर है वो विपरीत होगा। तो विपरीत होगा तो विपरीत में क्या आ जाएगा, तो ओ आ जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरा लेटर जो है आई है तो 1+ होगा, मतलब यहां पर क्या आ जाना चाहिए, तो जे आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है विषम संख्या का चयन करें। तो ऐसे प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम प्लस करते हैं तो इसको प्लस करने पे हमें यहाँ 5 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो 4 3 7 और 1 8 आएगा। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 1 1 2 और 2 + 4 आएगा। उसी प्रकार इसको अगर प्लस करते हैं तो 4 3 7 और 3 10 आता है। तो अगर इस क्रम को हम देखते हैं तो इसमें जो है 5 जो है ये विषम हो जाता है। लेकिन एसएससी ने जो 2008 में प्रश्न पूछा था उसमें इसे करेक्ट नहीं माना था। उसमें इसने करेक्ट माना था आपका ऑप्शन नंबर बी को। और क्यों माना था तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में ओ जो है 2 बार आया है, 0 जो है वो 2 बार आया है। फिर सी में देखिए तो 1 जो है, ये दोनों 1 ये भी 2 बार आया है। और डी में 3 ये भी 2 बार आया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको रीजनिंग के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और आप
आगे किस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।